वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आप की परीक्षा लिखित होती है, यानी कि अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं प्रश्नों को बताऊंगा, मैंने बहुत मेहनत करके उन प्रश्नों को छांटा है और उसके बाद में आपके समक्ष मैंने उसको रखने का प्रयास करा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। राम मनोहर लोहिया, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालय, इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये इन सभी विश्वविद्यालयों में यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना होता है जब आप बीए प्रथम सेमेस्टर में होते हैं, यानी कि आपने बीए में अभी एडमिशन लिया था, आपकी परीक्षा है, प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया था, तो आपको राजनीति शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि आपको पढ़ना होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का इतिहास, या सॉरी भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान आपको पढ़ना है। विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ, कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, उन उत्तर को कैसे आपको लिखना है। बहुत सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, पॉलिटिकल साइंस, न्यू मॉडल पेपर होगा 2024 की परीक्षाओं के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, चले। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न और 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 10 के 10 प्रश्न आपको करने होंगे। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 2 नंबर इसके लिए आपको दिए जाते हैं। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में उग्रवादी आंदोलन के बारे में बताओ। उग्रवादी आंदोलन क्या है? उग्रवादी आंदोलन का मतलब ये नहीं कि आज जैसे उग्रवादी या आतंकवादी ये आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता उग्रवाद। उग्रवाद मतलब थोड़ा गर्म विचारधारा, या ऐसी विचारधारा जो कि सरकार की नीतियों के विरोध में एक प्रकार से, वो चाहे जैसी भी हो। और सरकार उस समय कौन सी थी? ब्रिटेन की सरकार थी, यानी कि उपनिवेशिक चंगुल में भारत जकड़ा हुआ था पूर्ण रूप से। मतलब इंग्लैंड और आयरलैंड, वेल्स का सबका मिला लो तो ब्रिटेन बनता है। ठीक है, तो ब्रिटेन की अगर बात करी या यूनाइटेड किंगडम की बात करी जाए तो उसमें वही 3-4 देश आपके इंग्लैंड के आरी बगल के शामिल होते हैं। तो उनका क्या था? उपनिवेश बना हुआ था भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चंगुल में जकड़े हुई थी। और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में 1858 ईस्वी का अधिनियम आता है, 57 की क्रांति के बाद में। और फिर ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में पूरा शासन सत्ता भारत की चली जाती है। अब वो नाम मात्र की शासन सत्ता केवल एक प्रकार से ये है कि भाई अब ब्रिटिश क्राउन आपके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के अब एक राजनीतिक तरीके से, पूर्ण तरीके से इंग्लैंड ने हस्तक्षेप कर दिया भारत के ऊपर। मतलब कि अब ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने पूरा कमान अपने हाथों में संभाल ली और एक प्रतिनिधि भेज देती थी कि भाई यहाँ पर कोई शासन करेगा और बाकी सारा मामला वही लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उग्रवादी आंदोलन की जब बात आती है भारत में, तो उग्रवादी आंदोलन है क्या? क्योंकि आप देखते हैं उग्रवादी आंदोलन के बारे में, तो उग्रवादी आंदोलन जो है ये कांग्रेस एक संस्था बनती है। आप सभी को पता होगा 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम एक व्यक्ति हैं, ये आयरलैंड के ही व्यक्ति थे। तो ये भारत में एक प्रकार से सेवानिवृत्त सेनानायक थे कोई, या इन्होंने बड़ी अच्छी परीक्षा क्वालिफाई करी थी उस समय। जैसे आईएएस की परीक्षा आज होती है, ऐसे ही परीक्षा थी, तो क्वालिफाइड थे वो। तो उन्होंने भारतीयों की को कहा कि अगर आप ऐसे चिट-पुट बातों को बोलेंगे सभी के सामने, तो आपकी बातों को कोई नहीं सुनने वाला। इसीलिए आपको ज़रूरत है एक संस्था की। जब एक संस्था के माध्यम से आप किसी बात को बोलेंगे, तो आपकी बात जो होगी उसको एक आधार मिला रहता है और आप प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे के पूरे देश का। तो ऐसे में आपको एक संस्था की ज़रूरत है। और व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी, और दादा भाई नौरोजी, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम और बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर के स्थापना करी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब उस कांग्रेस की विचारधारा जो थी, तो कुछ दिनों तक केवल डिमांड हम करते थे कांग्रेस के लोग, और डिमांड करने के बाद में क्या करते थे, जो अगर अंग्रेजी सरकार मानती थी तो फॉलो करती थी उनकी डिमांड को, मतलब डिमांड को मान लेती थी। और कुछ डिमांड ऐसे सुनता ही नहीं था कोई इनका। तो ये नरमवादी विचारधारा जो थी, वो कुल मिलाकर के 1906 तक चली। 1885 से लेकर के 1906 तक जो आंदोलन चला या जो विचारधारा चली, वो यही विचारधारा थी। मतलब कि नरम पंथी विचारधारा या नरम दल की विचारधारा चली। इसके बाद में क्या होता है, जो उग्रवादी विचारधारा आती है, कुल मिलाकर के
वो आपकी आती है 1906 ईस्वी के बाद। तो भारत में उग्रवाद की अगर बात करें तो उग्रवादी आंदोलन 1906 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1906 से लेकर के 1885 से 1905 तक आप देखिएगा, यहाँ तक नरमवादी का प्रभुत्व रहा। उसके बाद में कांग्रेस में ही 1906 ईस्वी में आप देखेंगे ये उग्रवादी आंदोलन की प्रारंभ होती है, पृष्ठभूमि यहीं से तय होती है। पृष्ठभूमि तो पहले से है लेकिन प्रारंभ जो होता है ये 1906 से होता है। 1919 तक चला ये आंदोलन, ठीक है। कब तक चला? 1919 तक। 1919 में अधिनियम बन करके आता है, ठीक है। तो भारतीय जनता क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी जब आते हैं तो उन्होंने नरम दल और इस मतलब कि नरम दल गरम दल सभी को मिला लिया और सभी का अंत हुआ महात्मा गांधी के आ जाने से। चूंकि 1919 में एक अधिनियम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है, लेकिन इसके अलावा महात्मा गांधी भी 1919 में आते हैं और उसके बाद में आप देखते हैं 1919 में आंदोलन चलाते हैं महात्मा गांधी, तो उनका भी प्रभाव पड़ा। तो फिर उसके बाद में फिर एक हो जाते हैं सभी लोग। तो ये आंदोलन जो था अगर बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति थे। नवयुवक हुआ करते थे, गरम खून था, तो एकदम से उफान की बात किया करते थे और अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाने की बात करते थे और बड़ी ज़बरदस्त विचारधारा भी लेकर के चलते थे ये लोग। अंग्रेजों की एक नहीं सुनते थे। इनमें क्रांतिकारियों में बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्याओं, राजनीतिक डकैतियों सभी में भाग लेते थे। तो कुल मिलाकर के आपको बताऊं कि ये युग जो रहा वो नेतृत्व खास करके 1906 से 1919 का जो कांग्रेस का जो पलड़ा रहा है वो गर्मवादी जो नेता रहे हैं उनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों का नाम रहा है। इनको 3 लोग बड़े फेमस हैं, इनमें लाल बाल पाल। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक और पाल माने विपिन चंद्र पाल। इन लोगों ने एक प्रकार से क्या किया, एक नए प्रकार की आंदोलन की बात करी और एक नए तरीके से अपनी बातों को जो है रखने का काम किया। हालांकि इससे पहले अगर बात की जाए जो नरमवादी विचारधारा के लोग थे, यानी कि नरम दल था, नरम दल की अगर बात करें तो जो उदारवादी या नरम दल की बात की जाए तो क्या करते थे, वो एकदम से पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक हुआ करते थे, ब्रिटिश शासन में एकदम से आस्था रखते थे, क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे कि धीरे धीरे सुधार होगा, वैधानिकता में विश्वास रखते थे, कानून में विश्वास करते थे, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे कि अंग्रेज लोग जो न्यायालय की गद्दी पर बैठे हुए जज है वो तो हमारी सुनेंगे। और इसके अलावा ब्रिटेन के साथ संबंध जो है भारतीय हित में है, अगर ब्रिटेन के साथ हम संबंध बनाए रहेंगे तो हमारा ही हित होगा। ऐसे कई प्रकार की विचारधारा को आगे मतलब फॉलो करते थे ये लोग। हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे, देश की सेवा स्वतंत्रता से ही मानव प्रगति संभव है ऐसा ये लोग मानते थे। तो ये था जो है उदारवाद की विचारधारा। लेकिन इसके ठीक विपरीत 1906 में आता है उग्रवादी आंदोलन जो कि एकदम से हिला करके रख देता है अंग्रेजी सरकार को। तो ये है उग्रवादी आंदोलन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पृष्ठभूमि में आपको भी समझा दिया ताकि आपके समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है, फटाफट से आप बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण भी कई सारे रहे, जैसे कि जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है, पहला कारण। दूसरा, जापानी आक्रमण का भय लगातार बना हुआ था। ब्रिटिश राज व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास हो गया था। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। पूर्वी बंगाल में आतंक का साया जो था हमेशा मंडरा ही रहा था। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लगातार बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भारतीय लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये कब चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये आंदोलन की अगर बात की तो 1942 के आसपास आप देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो है अपने चरम पर था। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर पाना मुश्किल सा जान पड़ता था। एसी बनर्जी कहते हैं कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अधिराज्य की पुरानी मांग जो थी, अभी तक ये मांग लोग कर रहे थे असहयोग मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से पहले कि भाई अधिराज्य की मांग। अधिराज्य का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन के लोग, हमारे जो बाहरी शक्तियां हैं, जो विदेश मंत्रालय है वो इंग्लैंड को लोग देखेंगे, जो युद्ध वगैरह बाहरी होगा उसको इंग्लैंड निपटाएगा, बाकी आंतरिक जो सत्ता है उसको भारतीयों के हाथों में सौंप दे। अभी तक अधिराज्य की मांग होती थी, लेकिन अब ये अधिराज्य की मांग समाप्त हो जाती है इसी आंदोलन के बाद में, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में। अब भारत के लोग पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड जो है अंग्रेजों के समक्ष रख देते हैं कि अब मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और इसी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक पृष्ठभूमि, एक वो भूमिका तैयार करी। अगस्त क्रांति अत्याचार एवं दमन के लिए विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था। अगस्त क्रांति जो इसी समय हुई थी, यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह गरिमा की सूचक हुआ करती थी
और एकदम से अंग्रेजी सरकार की जड़ों को हिला कर रख दी ये आंदोलन। इसी आंदोलन के कारण से ब्रिटेन और अमेरिका में जनमत जो था वो बहुत ज़्यादा भारतीय जनता की तरफ झुका, भारतीय जनता की तरफ प्रभावित हुआ, भारतीय जनता के पक्ष में हो गया। अमेरिका में भी जनमत और ब्रिटेन के भी लोग जो है वो भारतीय लोगों का सपोर्ट करने लगे। अंग्रेजों को विवश होकर के फिर भारत छोड़ना ही पड़ा। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये लास्ट मूवमेंट था, मान सकते हैं, भारतीय आंदोलन का। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व रहा, बहुत ही इम्पैक्टफुल ये आंदोलन रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न है पूना समझौता के बारे में कुछ बताएं। पूना पैक्ट जिसको कहते हैं। पूना समझौता बेसिकली अगर बात की जाए तो ये जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया तो अंग्रेजों ने एक चाल चली कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। मुसलमानों के लिए वैसे तो अलग निर्वाचन की व्यवस्था 1909 ईस्वी के अधिनियम में ही कर दिया गया था, और उन्होंने हिंदुओं में फूट डालने के लिए क्या किया, अभी तो हिंदू मुस्लिम एकता को भंग किया उन्होंने उससे, मतलब 1909 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों के लिए, मतलब कि उनके मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके। फिर क्या किया, अब उन लोगों ने सोचा कि भाई हिंदुओं में भी फूट डाला जाए। तो हिंदुओं में फूट कैसे डालेंगे, जो दलित वर्ग है यानी हरिजन समाज है उसको अलग करने की बात करी। उस समय हरिजनों के नेता हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वैसे तो भीमराव अंबेडकर जो है नेताजी बहुत जबरदस्त है, विद्वान भी बहुत बड़े हैं वो, ठीक है, सारी बातों को समझते थे। अच्छा, अंग्रेज लोग लगातार उनके पास जाया भी करते थे इस बात को लेकर के कि आप जो है अलग देश की मांग भी हो चुकी थी इसको लेकर के। तो पूना पैक्ट जो था वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। 1932 में हुआ था ये आंदोलन, मतलब कि ये समझौता। और इस समझौते में यही हुआ था, महात्मा गांधी ने समझाया था भीमराव अंबेडकर को। वैसे भीमराव अंबेडकर की बात करें तो गांधी जी जो हैं वो बहुत बहुत बड़े विद्वान थे, वो एकता के पक्षधर हुआ करते थे। भीमराव अंबेडकर चूंकि शुरुआत से ही जो है वो सताए हुए, या फिर ऐसे बोले कि वो मतलब कि सवर्ण और दलित जो है उनके बीच संघर्षों से आगे बढ़े थे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें थी कि भाई अलग देश के लिए, मतलब मांग जो डिमांड है वो अंग्रेजों ने जो उनको उनके समक्ष रखी कि भाई आप अंग्रेजों, मतलब अंग्रेजों ने चढ़ाया होगा कि भाई ऐसे आप करें। हालांकि उनको इतना ज्ञान था कि वो किसी की बात सुनते नहीं, मतलब खुद इतना ज्ञानी थे कि वो बहुत सारे देशों के संविधान के बारे में जानते थे, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानते थे। उनको कोई जो है बरगलाने वाला कोई, मतलब पृथ्वी पर उस समय था ही नहीं। तो उनको कोई ऐसा ये नहीं कि भाई उनको किसी ने बताया होगा, लेकिन क्या था उनके अंदर जो एक पृष्ठभूमि हुआ करती थी भीमराव अंबेडकर जी के, वो यही थी कि भाई एक अलग देश की जो है डिमांड उन्होंने करी थी। तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। अब जब हरिजनों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था हो गई तो गांधी जी को इस निर्णय से बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि गांधी जी हरिजनों के बहुत, हरिजन नाम जो दिया वो गांधी जी ने ही दिया था। हरि माने भगवान और जन माने आदमी, भगवान के आदमी है आप। तो ये जो है गांधी जी ने दिया, और गांधी जी की उस समय फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। गांधी जी अगर एक बार कह देते तो जनता उधर जो है चल देती थी। तो गांधी जो है कहीं ना कहीं पे भीमराव अंबेडकर से भी ज़्यादा उस समय पॉपुलर हुआ करते थे दलितों के बीच में। दलितों ही नहीं बोले तो सवर्ण, हिंदू, मुसलमान सबके प्रिय थे गांधी जी उस समय। कुछ लोग गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी गांधी उस समय के सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे। तो गांधी जी ने बुलाया किसको, भीमराव अंबेडकर को। और उसके अलावा बुलाने से पहले उन्होंने आमरण अनशन ठान दिया कि भाई अगर ऐसे होगा तो मैं जो है आमरण अनशन, उन्होंने बैठ गया कि भाई अब जो है अब आमरण अनशन चलेगा, मतलब आमरण अनशन चलेगा। और जो अन्य नेता थे मतलब भीमराव अंबेडकर और इनके बीच में, और मतलब तब भीमराव अंबेडकर और उनको, मतलब कि गांधी जी के, मतलब गांधी जी ने कहा कि भाई मुझसे बात करनी है। फिर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक प्रकार से एक समझौता होता है, पूना में होता है 1932 ईस्वी में, इसीलिए इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। तो ये समझौता आपको पता होना चाहिए। तो पूना समझौते के तहत क्या हुआ, हरिजनों के लिए संसद और विधानमंडल इन सभी जगह पर स्थान सुरक्षित किए गए। गांधी जी ने कहा कि मैं संसद में, विधानमंडलों में उसके मतलब हरिजनों के लिए स्थान फिक्स करवा दूंगा, सुरक्षित करवा दूंगा, आरक्षित करवा दूंगा, लेकिन आप जो है अलग निर्वाचन की बात ना करें। अच्छा, अलग निर्वाचन की अगर बात वहीं पर हो जाती तो आज भारत जो है एक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश था, एक देश यानी पूर्वी एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक भारत था, और एक और हरिजन का कोई देश हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से 3 देश में भारत बंटता अगर ये पूना पैक्ट ना हुआ होता उस समय। ठीक है,
तो ये बहुत बड़ी विचारधारा, बहुत बड़े दिमागी लोग, दोनों लोगों ने बैठ करके और इस इस मसले को हल किया। वो पूना पैक्ट था, पूना समझौता था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, भारतीय संविधान की बात की जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, तो भारतीय संविधान में बेसिकली जो है सबसे बड़ा दुनिया का संविधान है भारतीय संविधान, लिखित संविधान है। ठीक है, आपको बता दूं तो पहला इसका विशेषता यही है कि लिखित और निर्मित संविधान है। ये लिखित संविधान है और निर्मित माने बनाया गया संविधान है। ठीक है, अभी समयों पर आधारित नहीं है इंग्लैंड की तरह। भारतीय संविधान को लिखा गया है, बनाया गया है। निर्मित संविधान है और लिखित संविधान है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि संघात्मक शासन की व्यवस्था यहाँ पर है, यानी केंद्र जो है पावरफुल है। यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था का शासन है, मतलब कि सारे के सारे राज्य सरकारें जो कहीं ना कहीं पे है वो अधीन है किसके, केंद्र के, मतलब कि केंद्र से बढ़ करके कोई नहीं है। तीसरी बात, संसदात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर। संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और एक प्रकार से ये दो सदन होंगे संसद में, और इनके चुने हुए प्रतिनिधि जो होंगे वो जनता चुनेगी उनको। लोकसभा के चुने हुए जाते हैं और राज्यसभा को कहीं ना कहीं पे अप्रत्यक्ष या जो है अप्रत्यक्ष रूप से आप ही चुनते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जो है राज्यसभा के सांसदों का भी चुनाव करते हैं। ठीक है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था है। लोकसभा का जो नेता होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा का नेता बोले तो कि जो होता है वो सरकार का मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है। चौथी बात ये कि विशेषता कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक संविधान है। पांचवी विशेषता इसकी ये है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। आप देखेंगे न्यायपालिका स्वतंत्र है, सरकार का कोई दबाव न्यायपालिका पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की बात भारतीय संविधान में करी गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकारों की बात करी गई भाग 3 में भारतीय संविधान के। ठीक है, इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारतीय संविधान। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब 1900 ऐसे तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। लेकिन भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों को बराबर इज्जत देगा, सभी धर्मों के फलने फूलने की बराबर व्यवस्था करेगा अगर करेगा तो। ठीक है, यानी सभी धर्मों को एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मानने को एक प्रकार से मतलब कि किसी को विवश नहीं किया जाएगा। जो जो धर्म मानता है वो माने। और अल्पसंख्यकों के लिए भी व्यवस्था करी गई कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा के लिए वो स्कूल बना सकते, जैसे मदरसे वगैरह हैं, उनको फंडिंग भी एक प्रकार सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये कई प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान की विशेषताएं इंगित करती हैं, बताती हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो भारतीय संविधान भैया का हुआ सबसे बड़ा संविधान है, सबसे ज़्यादा लिखित सबसे बड़ा संविधान है। यहाँ संघ के शासन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होती, मोदी जी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार की बात करी गई है। अगला प्रश्न है शायद, देखें 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की बात की जाए, मौलिक अधिकार की बात की जाए तो किसी भी संविधान की आत्मा कहे जा सकते हैं ये। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 से लेकर के मतलब 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक वैसे संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करी गई, लेकिन अनुच्छेद 14 से बेसिकली शुरू होते हैं और अनुच्छेद जो है आपके 32 तक ही चलते हैं। ठीक है, और जो 34 मतलब 33, 34, 35 है और जो आपका 11, 12 इसमें उसके मौलिक अधिकारों से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। ठीक है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार अब वर्तमान में मौलिक अधिकार बचे हैं भारतीय संविधान में। इससे पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। तो भैया एक मौलिक अधिकार कम कैसे हुआ? एक मौलिक अधिकार कम हुआ किसका? संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है कम कर दिया गया। क्यों कम कर दिया गया? चूंकि जब कभी कोई चीज़ बनाने की बात होती थी, जैसे आजकल जब रोड आता है या ऐसे अभी अयोध्या में हवाई पट्टी बनी, और हवाई पट्टी जब बन रही थी तो उसमें जो तमाम लोगों के घर वर रास्ते में आए थे मतलब हवाई पट्टी के आसपास, तो सब उजड़ गए, उन सबको उजाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको पैसा दे दिया गया। संपत्ति का अधिकार आपके पास मौलिक अधिकार नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते उसके लिए। नहीं, अगर संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार पहले जैसा होता तो क्या होता? लोग अपने मकान को गिरने देते, नहीं गिरने देते। ठीक है, उस पर विरोध कर देते एक आध दो लोग, चाहे विपक्ष के लोग ही एक दो लोगों को उकसा करके क्या करते, विरोध करवा देते उसका, तो एयरपोर्ट नहीं बन पाता, उस पर केस चलता सुप्रीम कोर्ट में, तो ये दिक्कत आती थी। तो इसलिए क्या किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति पर आपका अधिकार है, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो वो सरकार की हो जाएगी, उस पर आपका अधिकार वो मौलिक अधिकार जैसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अब संपत्ति के लिए अपनी। क्लियर? तो अब जैसे सरकार ने चाहा कि भाई बनना है एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट बन गया। अब जितने भी लोगों का आया उसमें घर वर सब हटा दिया गया। अब उनको ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हटाया गया, उनको समझाया गया, बैठा करके पैसा दिया गया खूब ज़्यादा।
करोड़ों करोड़ों रुपए दिए गए हैं। आपको बता दूं, हमारे एक रिश्तेदार हैं, हमारे मामा जी के, मतलब कि मामा जी ही लगते हैं, तो मामा जी हैं, तो उनका घर उसी में आ गया था और खेत भी कुछ आ गया था उसी में, हवाई पट्टी पर, मतलब जो एयरपोर्ट बना हुआ है अयोध्या में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनका जो है उनके खेत और घर के बदले इतना, मतलब कि उनका घर भी बनवा दिया, मतलब कि बनवा दिया गया और पैसा भी खूब दिया गया उनको दबा करके। तो ये क्या होता है कि भाई सबको कन्विंस करते हैं वहाँ के जो, मतलब कि जो लोग होते हैं सरकार के जो प्रतिनिधि लोग, वो सबको कन्विंस करते हैं और इस प्रकार से वो सारा काम करते। तो अगर संपत्ति का अधिकार आज मौलिक अधिकार होता तो लोग क्या करते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि भाई ये गलत बन, मतलब कि ये हमारा हमारा संपत्ति है, हम इस पर कब्जा नहीं करने देंगे या हम इस पर नहीं बनने देंगे कोई भी। तो अब क्या है, अब कोई भी संपत्ति आपकी जो है उतनी ज़्यादा हक नहीं आप जमा सकते इतना पहले जमा सकते थे, मौलिक अधिकार जब था वो। संपत्ति का अधिकार अब खत्म कर दिया गया भाई, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, संपत्ति का अधिकार तो खत्म हो गया, इसके अलावा और क्या हुआ, 5 मौलिक अधिकार अभी भी हैं, मतलब 6 मौलिक अधिकार अभी भी। कौन-कौन से? पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो है ये मौलिक अधिकार है। कौन-सा? समानता का अधिकार, सॉरी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता की बात करी गई, मतलब कि कानून के नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि भई धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इन सभी के आधार पर किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करी जाएगी, मतलब कि इसमें कहा गया कि जो नौकरी वगैरह मिलती है उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं करी जाएगी, बस यही आरक्षण को आप छोड़ दीजिए। आरक्षण एक इसमें अपवाद है, बाकी सारी चीज़ें सबको समान मिलेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 17 जो है वो क्या करता है, अस्पृश्यता यानी कि जो छुआ-छूत था उसको खत्म करता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, तो ये समानता के अधिकार हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो मौलिक अधिकार है आपका वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, ठीक है। ये क्या है? ये आपके कौन से अधिकार है? ये आपके समानता के, सॉरी स्वतंत्रता के अधिकार है। अनुच्छेद आपका जो अगला है तीसरा, मतलब कि वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर के मतलब 23 और 24 ये कौन से शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा जो आपका चौथा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद जो, मतलब कि जो पाँचवा मौलिक अधिकार है वो आपका है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। 29 और 30 जो है अनुच्छेद 29 और 30 ये आपका क्या है? ये आपका अधिकार है जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब कि अल्पसंख्यकों को दिए गए विशेषकर। इसके अलावा छठा जो मौलिक अधिकार आपका है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसकी बात करी गई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है और किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जिसके बारे में मैंने आपको बताया। छठा प्रश्न है, भारत में राज्यों के राज्यपाल के विवेकाधिकार, मतलब विवेकाधीन अधिकार बताएं, मतलब कि राज्यपाल को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, प्रश्न ये पूछा गया। पहला अधिकार राज्यपाल को ये मिलता है कि विधानसभा अध्यक्ष को संदेश देना और निर्देश देने का काम राज्यपाल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा काम राज्यपाल का ये होता है कि विधानसभा की कार्यवाही के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करना। विधायक, मतलब कि जो विधायक लोग होते हैं, आप जो चुनाव होता है आपके यहाँ पर, तो विधायक लोग कहाँ पर बैठते हैं? विधानसभा में। तो विधानसभा जो है उसकी कार्यवाही के लिए जो पर्यवेक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तीसरी बात, तीसरा काम ही करता है राज्यपाल कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध अगर कोनो मुकदमा चलावे हुए तो ओकर अनुमति कौन के दे? राज्यपाल ही दे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देना ये किसका काम है? राज्यपाल का काम है। चौथा काम भैया इनका ये है कि विधानसभा का अधिवेशन कोनो बुलावे के बा, विधानसभा में कोनो अधिवेशन बुलावे के बा तो वह कौन करे? के करे? राज्यपाल करे, ठीक है। एकरे अलावा पाँचवा काम का है राज्यपाल का। राज्यपाल का ये काम है कि जैसे विधानसभा की कार्रवाई के लिए कोनो दिशा निर्देश बा, कोनो जो है अगर कोई लेख जारी करे बा, कोनो दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करे बा, तो विधानसभा गाइडलाइन के जारी करे? वो राज्यपाल जारी करे। एकरे अलावा न्यायालय के द्वारा मुख्यमंत्री को दोषी ठहराए जाने पर उसे बर्खास्त करने का काम भी यही करता है राज्यपाल, ठीक है। तो कई मामलों में राज्यपाल के ये काम होते हैं। इसके अलावा यदि संविधान के अनुसार राज्य का शासन संचालित नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से राज्य का शासन अच्छे तरीके से नहीं चलता है, तो राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार भी राज्यपाल को दिया गया। तो राज्यपाल एक प्रकार से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करती है और देखती है कि शासन कैसा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो तुरंत जो है इन्फॉर्म करता रहता है। राष्ट्रपति शासन भी, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उसमें राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की भूमिका निभाता है। क्लियर?
तो ये भारतीय मतलब भारत में राज्यों के राज्यपाल के विवेकाधिकार मतलब कि विवेकाधीन अधिकार है। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यताएं बताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज यानी कि जो न्यायाधीश बनने के लिए आपके लिए कौन कौन योग्यता, कौन कौन एबिलिटी, कौन कौन क्षमता हो चाहिए, वह पूछा गया है। तो अगर आपका जज बने खे भारतीय संविधान मतलब कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग और सुप्रीम कोर्ट के जज बने खे, तो सबसे पहली बात आप का हो चाहिए, आपका आप भारत का नागरिक अगर हो वो, ठीक है, तो यानी कि आपके माता पिता दोनों ने अगर भारत में पैदा भे है और उनका नागरिकता भारत का है, तो आप भारत का नागरिक हो, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। आधार कार्ड अगर आपका बना है तो आप नागरिक हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वह किसी या कई उच्च न्यायालय में कम से कम मतलब किसी उच्च न्यायालय में या कई उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक अगर न्यायाधीश होगा, छोटे बड़े न्यायालयों में मतलब उच्च न्यायालयों में, अगर किसी उच्च न्यायालय में, एक न्यायालय में या उच्च न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में उसको 5 साल न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, तब वो बन सकता है। इसके अलावा या फिर अगर वो जज ना हो हाई कोर्ट में, तो उच्च न्यायालय में, कई उच्च न्यायालय में या एक उच्च न्यायालय में 10 साल तक वो लगातार क्या रहे, वकील के पद पर अगर काम करता है, तो भी उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अधिकार है या उसको योग्यता मिल जाती है। तीसरी बात, उसकी आयु 65 साल से कम हो, ठीक है, 65 साल से अगर कम होगा तभी उसको जज बनाया जाएगा। चौथी बात यह है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का ज्ञाता होगा। राष्ट्रपति की नज़र में आप कानून के जानकार नहीं हैं, आप ये सब क्वालिटी आपके पास है, तो राष्ट्रपति नहीं आपको बनने देगा। अगर राष्ट्रपति की नज़रों में आप कानून के अधिवक्ता हैं या कानून के बारे में बढ़िया जानकारी रखते हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है कुछ आहारताएं या योग्यताएं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति के बारे में पूछता है कि राष्ट्रपति के बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति में भी ये कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई नागरिक हो भारत का, ठीक है। इसके अलावा 5 मतलब कि वो 35 साल की उम्र जो है पूरी कर चुका हो, ऐसे कई सारी आवाहर्ताएं उसकी होती है राष्ट्रपति बनने की, ठीक है। तो यही सब चीज़ें। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निर्वाचन आयोग। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग क्या होता है? निर्वाचन माने होता है चुनाव, आयोग माने जो चुनाव करवाने वाली जो समितियां होती हैं उसी को निर्वाचन आयोग कहते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में इसकी व्यवस्था करी गई। 324 अनुच्छेद जो है उसमें एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करने की बात करी गई है, जिसका कार्य होगा कि चुनाव से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो यही करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, मतलब कि एक मालिक होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा मतलब कि जो हेड होगा, और 2 उसके सलाहकार होंगे यानी कि 2 अन्य आयुक्त होंगे जो कि उसके मतलब कि सभी विषयों पर क्या होगा, इसमें निर्णय बहुमत से होगा। अगर 2 व्यक्ति जो है एक तरफ हो जाएंगे तो उसका बहुमत पारित नहीं होगा, कोई भी निर्णय लेना हुआ चुनाव से रिलेटेड, तो 3 लोग होंगे, उन तीनों में से 2 की बहुमत बहुमत जरूरी होता है किसी भी मुद्दे को या किसी भी निर्णय को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। निर्वाचन में निर्वाचन आयोग कई प्रकार के काम को करता है, जैसे कि पहला काम निर्वाचन आयोग का यही हो कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करे कि कहाँ पर चुनाव करवाना है, ठीक है। दूसरी बात, जो वोटर लिस्ट होती है यानी मतदाता सूची होती है उसको भी बनाने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देता है निर्वाचन आयोग की भाई कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने योग्य है, कौन सी नहीं है। इसके अलावा जो है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह बांटना भी इसी का काम होता है। जो है किसको कौन सा चिन्ह देना है, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था को हो, चाहे शहरी निकायों के चुनाव की बात हो, तो जो आपको जो चुनाव चिन्ह मिलते हैं वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा दलों की मान्यता को समाप्त करना, अगर दल ज़्यादा चिकर चिकर करते हैं, ठीक, चिकर चिकर मतलब समझ रहे हैं, ज़्यादा उछल कूद मचाते तो उनकी निरस्तता मतलब कि उनको उनकी मान्यता ही समाप्त कर देती कि आप पॉलिटिकल पार्टी के लायक आप हैं ही नहीं, या आपका जो राजनीतिक दल है वो उचित मात्रा में मतलब उचित जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं कर रहा है, उसको बर्खास्त कर देते हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग के पास ये भी पावर होती है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को जब्त भी कर सकती है निर्वाचन आयोग। इसके अलावा निर्वाचन आयोग दलों के लिए आचार संहिता लागू करवाने का काम भी करती है निर्वाचन आयोग। इसके अलावा चुनाव के लिए जो नियम कायदे बनाए जाते हैं, जो चुनाव कैसे करना है, किस तरीके से चुनाव होना चाहिए, कितना लाउड स्पीकर आपको लगाना है, लाउड स्पीकर, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है, कितनी गाड़ियाँ आप लेकर के चल सकते हैं चुनाव में प्रचार के लिए, ये सारे के सारे नियम कायदे निर्वाचन आयोग के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके अलावा और भी काम है इसके, जैसे कि
किसी भी राजनीतिक दल के विभाजन पर निर्णय देना हुआ या किसी दल के विभाजन पर निर्णय देना हुआ, तो वो भी काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 324 में इसकी व्यवस्था संविधान में करी गई है। ठीक है, 3 लोग इसमें होते हैं मुख्य रूप से आयुक्त, मतलब कि अधिकारी के रैंक पर। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और एक 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो हेड होते हैं। हालांकि ये 2 लोग जो और होते हैं, वो उनकी अगर बात की है तो उनके बिना बहुमत के कोई भी मुद्दा पास नहीं होता है, कोई भी नियम कायदे नहीं बनते, इन दोनों के सिग्नेचर की जरूरत भी होती है। ठीक है, तो ये निर्वाचन आयोग हो गया। 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भारत प्रधानमंत्री या भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां बताइए। भारत के प्रधानमंत्री की बात की तो शक्तियां तो आप लोग जान ही रहे होंगे। मालदीप आप देख रहे हैं किस 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 तरीके से रो रहा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री की भैया बहुत बड़ी पावर है इस समय। आपको बता दूं, अमेरिका और रूस के बाद में अगर कोई है दुनिया में इस समय, तो वो भारत है अपना इस समय। तहलका मचा करके रखा है भाई। मतलब आप देखो, कनाडा वनाडा एकदम से जो है कैसे रो रहे थे। वो एक समय था कि कनाडा वनाडा मतलब कोई बोल नहीं सकता भारत के खिलाफ। आपको इस समय स्थिति ये है। क्यों है? क्योंकि एक लीडरशिप जो है वो बड़ी जबरदस्त है। और लीडरशिप, नेतृत्व अगर सही नहीं होगा, 1857 की क्रांति क्यों विफल हुई, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि नेतृत्व का अभाव था उसमें। उसमें लीडरशिप की कमी थी। और आज लीडरशिप देखिए किस तरीके से तहलका मचा रही चौतरफा। मालदीव देखें एकदम से घुटनों पर आ गया है। हालांकि उसको घुटनों पर लाने में कुछ मोदी जी का बस केवल एक बार जाकर के लक्षद्वीप टहल करके चले आना है बस, और उतने में ही सब कुछ हो गया। तो ये सब शक्तियां तो हैं, लेकिन क्या ये शक्तियां आप लिखेंगे? नहीं, इसको मत लिखना। लिखना क्या है आपको? सबसे पहली बात, अगर भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पूछे तो पहला काम आपको करना है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करने का काम कौन करता है। तो लिखेंगे मंत्रिपरिषद का निर्माण करना प्रधानमंत्री का काम होता है, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है? मंत्रिपरिषद समझत हो ना, जैसे मंत्रिपरिषद में जितना मंत्री मंत्री बनावा जाते हैं इधर उधर, कि ये मंत्री फलाने ढमाके मंत्री, मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्र के, तो सब प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही बनते हैं मंत्री। दूसरी बात, मंत्रियों के विभागों का वितरण और परिवर्तन करना, कि भाई कौन सा मंत्री किस विभाग में जाएगा, इस बात को भी प्रधानमंत्री ही डिनोट करता है, बताता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क की कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। तो संपर्क की एक कड़ी होती है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में, कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पांचवी विशेषता, मतलब पांचवा कार्य ये है प्रधानमंत्री की, या पांचवी शक्तियां ये है कि अधिवेशन बुलाने का, सत्रावसान करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? यही करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश, मतलब कि वो अध्यादेश जारी करना हुआ, सत्रावसान की बात हो, ये सब अधिवेशन बुलाना हुआ, तो ये सब राष्ट्रपति करता तो है, लेकिन किसकी सिफारिश पर करता है? वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है, या प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि भैया ये काम करवा दो। ठीक है साहब, हो जाएगा। अच्छा देखिए, राष्ट्रपति जो कुल नाम मात्र का मुखिया होता है देश का, चुप्पे में आप लोग जान लियो का। और वैसे वास्तविक कार्यपालक जो अध्यक्ष होते हैं, क्यों होते हैं? प्रधानमंत्री नहीं होते। मतलब भारत में प्रधानमंत्री अलावा केहू को उतना नहीं चलो जितना प्रधानमंत्री चलत है। प्रधानमंत्री जान लो एकदम से शासक हुए, जवन वो चाहे वह हुए पूरे के पूरे उम्मन, बस इतना समझो। हालांकि उसके ऊपर भी होते हैं जो है कि भाई है स्वतंत्रता सिर पर कोई भाव मने करे, जो सो ये सब लागू तो होता है कि भाई स्वतंत्र है उनके सिर पर कोई नहीं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ गाइडलाइन होती है, उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। ठीक है, और तो भारत के वैसे तो पहले नागरिक हैं राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के पास जो है कुछ नाम मात्र की ही शक्तियां होती हैं। बाकी राष्ट्रपति जो होते हैं उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है इंडिया में जितने अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इंडिया के राष्ट्रपति जो हैं पावरफुल ही नहीं है, वो केवल कहाँ के हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति पावरफुल हैं। इंडिया में प्रधानमंत्री जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, वैसे इंडिया का पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? छठी शक्तियां क्या है? लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा कोई वैदेशिक मामला हुआ, संचालन करना हुआ, जैसे वैदेशिक मामला कनाडा को लेकर के हो गया, मालदीव को लेकर के हुआ गया, तो ये सब कौन, किसके निर्देश पर होता है? सब कुछ सब प्रधानमंत्री के निर्देश पर होता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना हुआ तो कौन बुलाएगा? तो मंत्रिपरिषद की अगर बैठक बुलाना हो तो भी प्रधानमंत्री ही उसको बुलाता है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या होता है? प्रधानमंत्री की शक्तियां होती हैं। प्रधानमंत्री के ये कार्य या शक्तियां मान सकते हैं, इनके पास पावर है प्रधानमंत्री के पास ये सब। अगला प्रश्न 10वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति के बारे में कुछ चीजें बताएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है
क्योंकि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन मतलब भारत में जब आई तो किसी को पता नहीं था कि ये भारत में कब्जा कर लेगी, तो केवल वो लाभ कमाने के लिए आई थी। वास्को डिगामा पहले आया था। वास्को डिगामा 1498 में भारत में आया। यहाँ से काली वाली मिर्च और लौंग इलायची सब कुछ जितना रहा, काली मिर्च लेके मसाला वसाला खूब लेके गा, खूब कमाईस पैसा, धुआंधार मुनाफा पाइस वास्को डिगामा। तो जब वो मुनाफा तमाम पाइस, तो जब हुआ के मने में देखिन, जब वो गवाह अपने हुआ तो सब देखिन यूरोप के इतना भी देश वाले रोक रहे, अरे वास्को डिगामा भारत गए रहा, जलिए मार के खोज करी नहीं, चूंकि ऊपर ऊपर का रास्ता बनेगा मतलब कि बंद होएगा रहा। इधर से जब पहले बाई रोड आवत रहे सब यात्रा करे, व्यापार करे, तो बंद होएगा वो सब रोड। एक कहानी है, अगर आपको बताई तो बड़ा जबरदस्त कहानी है कि पहले का हुआ रहा, जैसे हुआ तो सब्जी खेती तो हुआ नहीं इंग्लैंड उंग्लैंड में या यूरोप के कंट्री में, काहे नहीं हुआ, चूंकि वहाँ ठंडी होती तो वहाँ ठंडी में उतना जबरदस्त तरीके से कोनो ज़्यादा खेती ना हो बहुत बढ़िया से। तो ओकरे लिए का हुआ रहा, पहले कोनो पशु वशु जो होता रहा ओका मार देत रहे, तो मतलब मरी गया मार दीन शिकार करीन, ओकरे बाद में का होता रहे एक ठो गड्ढा बनावत रहे, वह गड्ढा में नीचे नून भरत रहे, पहले नमक, ठीक है, नून माने नमक, नमक भरत रहे, नमक के ऊपर जो है काली मिर्च की पत्तर या जो मसाला भारत से ले जाते थे उस मसाले को बिछाते थे, और उसके बाद में फिर जो वो पशु मर जाता था उसको यहाँ पर लेटा देते थे, ठीक है, उसके बाद में फिर से नमक और मसाला डाल देते थे मिला करके, और उसके बाद में फिर उसको ऊपर से जो है उसको पाट देते थे, मतलब कि उसको झाड़ी झंखाड़ से रख देते थे, तमाम प्रकार के कूड़ा कबाड़ उस पर, ताकि जो है वो ढका रहे। तो क्या किस तरीके से बनता था वो, तब जब नमक और मसाला उसमें मिल जाता था उसी में पशु के मांस में, तो क्या बन जाता था, वो अचार की भांति हो जाता था। जैसे आजकल हम लोग अचार साजते हैं घर में, अचार क्यों साजते हैं, ताकि टेस्ट मिले हमको, रोटी से अचार भी खा लेंगे अगर दाल सब्जी नहीं मिलेगी तो वही अचार बनाते थे वो लोग, ताकि अगर कुछ भी बाई चांस ना मिले तो उसी से थोड़ा थोड़ा करके चखना के रूप में इसको ले लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है, ये पहले क्या करते थे, तो मसाले की बड़ी रिक्वायरमेंट होती थी उन लोगों को, जो जो ठंडी वाले इलाके हैं वहाँ पर मसालों की बड़ी रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो लोग उन्हीं मसालों की खरीदारी के लिए भारत पर पहले स्थलीय मार्ग से आते थे, यानी यहाँ से आते थे, ऊपर से जम्मू कश्मीर होते हुए इधर से चले आते थे, ठीक है। तो जब इधर से आते थे तो बीच में क्या हुआ कि जब मुस्लिम जो है ज़्यादा पावरफुल हुए तो बीच में रास्ता उन्होंने बंद करवा दिया पूरा। अब जब उधर से रास्ता बंद हो गया तो सभी लोग जहाजी बेड़ा ले लेकर के नीचे से आने लगे भारत के में। अब नीचे से आने लगे तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ से वास्को डिगामा उत्तमासा अंतरीप से होता हुआ भारत के यहाँ पर कालीकट नामक स्थान पर 1498 में पहुंचा। यहाँ पर जब आया तो उसको मिला भारत की खोज हो गई, मतलब तो लोग कहते हैं कि भाई भारत की खोज इसने करी थी वास्को डिगामा ने, भारत की खोज नहीं करी थी, भारत में आने वाले जलीय मार्ग की खोज करी थी, या भारत तक पहुंचने के जलीय मार्ग की खोज करी थी, क्योंकि समुद्र के पार पहले समुद्र था, समुद्र के आर पर कुछ दिखता नहीं था। 1498 में इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भाई ऊपर मशीन उड़ रही, तमाम सारी सैटेलाइट उड़ रही है, वहां से फोटो खींच करके देख लिया कि भाई यहाँ पर ये द्वीप है, वहां पर वो द्वीप है। पता ही नहीं था कि भाई जल के इस समुद्र के उस पार क्या होगा, कुछ अता पता नहीं था। तो जहाजी बेड़ा लेकर के आप देखो वास्को डिगामा कितना पावरफुल आदमी कि वो अपना जहाजी बेड़ा लेकर के समुद्र में आता गया आता गया आता गया और आकर के फिर यहाँ पर पहुंचा। वो एक प्रकार से, समझ रहे हैं ना। तो हिम्मत की दाज देनी होगी उसके, चलिए मार की खोज करी उसने। यूरोप लोगों को ये नहीं पता था कि इधर से भी भारत जाया जा सकता है, तो वो लोग इधर से आए, मतलब कि जलीय मार्ग से होकर के। तो इसीलिए कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी, क्योंकि क्या उससे पहले भारत नहीं था। बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं जो कम मतलब पढ़े लिखे होते हैं या कभी इतिहास सही से पढ़ा नहीं, उनको वो प्रश्न उठाते हैं कि सर जी ये बताओ, तब जब भारत की खोज इसने करी थी वास्को डिगामा ने, तो फिर सिकंदर किस भारत में आया था, सिकंदर ने किसको जीता था। तो ये वो स्थल मार्ग से आया था प्रभु, ठीक है। एक दो लोगों ने कमेंट भी हमारे पास किया कि सर जी ऐसा। तो जब आप पढ़ेंगे सही से तो जलीय मार्ग की खोज करिए। और मैंने कई बार कई पुस्तकों मतलब कि कई वीडियो में इस चीज को बताया कि उसने इस चीज की खोज नहीं करी थी, भारत की खोज नहीं करी थी, भारत तक पहुंचने के लिए जलीय मार्ग की खोज करी थी। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए उन लोगों की मसालों की रिक्वायरमेंट होती थी। तो जब यहाँ से खोज हो गई तो वहाँ जितना लोग देखें कि वास्को डिगामा तो माल लाइज भैया इतना जो है फायदा भवा, लगभग 100 गुना 80 गुना फायदा भा। तो बस सब उधर से का हुए लगे, जहाजी बेड़ा लेके घर घर झर 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 सब आवे लगे एक तरफ से। जितना फ्रांस और मतलब कि जितना रहे डच और मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटेन, सब अपने अपने यहाँ से सरकारों से कहने लगे कि भैया अब हमें 15 साल कह दियो फट से। तो हुआ ब्रिटेन का सरकार 15 साल का मोहर लगाई इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, जाओ व्यापारिक उद्देश्य से जाओ। अब 15 साल के लिए यहाँ पर जब आई कंपनियाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के, तो पहले व्यापार करने के लिए आए।
लेकिन का हुआ कि धीरे धीरे वो भारत पर कब्जा करेके शुरू कर दी। अब जब कब्जा भारत पे हुए लाग तो का हुए कि धीरे धीरे का करे अंग्रेज सरकार एक राजा का पकड़े, चूंकि यहाँ तमाम राजा रहे छोट छोट, तो एक राजा का समर्थन करे और कहा कि यह दूसरे राजा का मारो। अब दूसरे राजा का क्या करे, दूसरे का समर्थन, पहली जगह समर्थन करे वो जीत जाए और दूसरे से झगड़ा हुए, तो इस तरीके से क्या हुए यह कब्जा ले, फिर क्या हुए दूसरे राजा से मिलकर इन्हें रगड़ दिए। तो इस तरीके से क्या हुए पूरा का पूरा इसे मिला के फूट डालो राज करो की नीति अपनाए अपनाए के एक लड़ाई लड़ाई के सबका आपस में लड़ाई भिड़ाए के अपन शासन आगे बढ़ाए ली। और कुल मिलाए के आप देखो कि 1757 के प्लासी युद्ध हुए, 1761 में आप देखो, फिर ऐसे ऐसे लगातार बढ़ते चला जाओ, बक्सर हुए, सब युद्ध में ऐसे हो चला गा। कुल मिलाकर 1857 तक जो है शासन करिस खूब 1757 प्लासी के युद्ध से शासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम से राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर देती है। फिर उसके बाद में 1858 तक 100 साल तक लगभग निर्विवाद रूप से शासन करती रही। 1857 में क्रांति होती है, क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में शासन ले लेती हैं। फिर क्या होता है, जब अपने हाथ में शासन महारानी विक्टोरिया ले लेती हैं, 1858 में अधिनियम आता है, तो उस अधिनियम के द्वारा क्या होता है, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चला जाता है, प्रधानमंत्री के हाथ में। तो उस तरीके से क्या होता है, फिर वहीं से लोगों को पता चल जाता है कि भाई अब जो है क्या हो गया, अब इंग्लैंड ने हम पर कब्जा कर लिया है। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जलने लगती है, उनके अंदर लोगों को ये लगने लगता है कि भाई ये लोग हम पर जबरदस्ती कर रहे हैं। 1857 की क्रांति से ही चिंगारी पूरे देश में लग जाती है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1885 के समय में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप भी लोगों को लगने लगता है कि ये भारत का एक संस्था बन गई है। तो भारतीय कांग्रेस संघर्ष करके अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करने लगी धीरे धीरे, जिसके कारण से तमाम प्रकार के लोग जो है या मजबूरी में होकर के जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे वो मजबूर हो जाते थे भारतीयों को सुविधाएं देने के लिए। तो इस तरीके से अब लोगों को लगने लगा भारतीय जनता को कि भाई ये जो कांग्रेस है ये हमारे लिए काम करती है और ये हमारे अपनों की संस्था है, तो इसको मदद करी जाए। कांग्रेस के लोगों को लोग मदद करने लगे, तो कांग्रेस पार्टी जो है अब एक प्रकार से भारत का प्रतिनिधित्व करने लगी और डट करके सामना करने लगी। तो अब लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जो है उफान मारने लगी और इस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति हुई, तमाम प्रकार के आंदोलन होने लगे अपने जो है अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से ये आंदोलन की उत्पत्ति ये कई कारणों से हुई। आगे देखेंगे केवल 4 या 5 प्रश्न करने खंडवा से, अति लघु उत्तरीय मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 150 शब्दों में या 200 शब्दों में लिखना होता है इस प्रश्न मतलब किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को। देखिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण थे बताएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, कई कारण थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदय के। देखिए मैंने आपको पूरी पृष्ठभूमि आपको समझा दी 1885 वगैरह पूरा। तो पहला कारण आप लिखेंगे सीधा सीधा राजनीतिक कारण, क्योंकि इंग्लैंड ने क्या हुआ अपनी साम्राज्यवादी व्यवस्था का प्रभाव बढ़ाते हुए समूचे भारत पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और भाषाई विरोध और अखिल भारतीय भावना धीरे धीरे पनपने लगी। राजनीतिक एकता ने मानसिक एकता को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानून ने भारत को एक से ढांचे में ढालना प्रारंभ कर दिया। चूंकि भारतीयों के लिए जब उन्होंने अलग से कानून बनाया तो भारतीयों को लगने लगा कि भाई भारतीय लोगों के लिए अलग से कानून बनना, तो हम लोग एक हैं। तो उनके अंदर एक राजनीतिक कारण ये रहा जिसके कारण से लोगों में एकता का सूत्रपात हुआ और आंदोलन की उत्पत्ति हुई। दूसरा कारण ये रहा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या रहा, चूंकि भारत पर ब्रिटिश शासन का मूल प्रभाव यह हुआ कि 19वीं शताब्दी के बीच में आप देखते हैं उसी के मध्य तक भारत यानी 1850 के बाद में भारत उनके विशिष्ट उपनिवेश के रूप में परिवर्तित हो गया। 1858 में जब अधिनियम आया तो लोगों को पता चल गया कि ब्रिटेन की महारानी जो है डायरेक्ट रूप से शासन करने के लिए यहाँ पर आ गई, मतलब कि शासन वो उनका प्रतिनिधि यहाँ पर शासन करेगा, जिससे यह देश ब्रिटिश उत्पादकों के लिए प्रमुख बाजार हो गया। कच्चे माल खाद्य पदार्थों का एक बड़ा स्रोत हो गया भारत। ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया भारत। तो भारत जो है इस तरीके से एक आर्थिक मामला भी लोगों को लगा कि भारत में जो है यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे और मतलब अब जो लोग हाथों से काम करते थे उनका रोजगार भी छिन गया। तो उन लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं पे एक भावना पनपने लगी, वो राष्ट्रवाद के आंदोलन की तरफ जो है एक सीढ़ी का एक जो है एक सीढ़ी थी। तीसरी बात, संचार साधनों के आ जाने से राष्ट्रवाद का आंदोलन या फिर राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। राष्ट्रवाद अब संचार साधन मतलब कि जैसे कि आप देखते हैं संचार साधनों ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उकसाया। डाक और तार सेवाएं शुरू हो गईं और तमाम प्रकार की चीज़ों में सुधार हुआ। 1853 में प्रशासनिक सुविधा, वाणिज्यिक शोषण और राजनीतिक प्रतिवाद की दृष्टि से रेल लाइनों का प्रकार शुरू हो गया। तो इससे लोगों को पता चलने लगा कि भाई अब पूरा देश जो है एक है, सूत्रपात सभी की बातों को, एक छोर की बातों को दूसरे छोर के लोग जानने लगे संचार के माध्यम से, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। चौथी बात,
पश्चिमी विचारधारा और आधुनिक शिक्षा का प्रभाव भी पड़ा। चूँकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से क्या हुआ, आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में सहायता मिली। हम विदेशों में क्या चीज़ें चल रही हैं, विदेश विदेश के लोग किस चंगुल में जकड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को जानने लगे। वैसी समस्याएँ हमारे यहाँ पर भी थीं, तो उन लोगों ने जैसी काम किया था अपनी समस्याओं से निपटने के लिए, वैसे काम हम भी अपनाने लगे। ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय यूरोपीय भाषा में शिक्षित होकर के भविष्य में यूरोपीय संस्थाओं की मांग करें। तो इस तरीके के कई सारे चीज़ आई जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण थे। पाँचवा कारण था आधुनिक प्रेस का विकास। आधुनिक प्रेस का विकास हो गया, तमाम प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ। भारतीय समाचार पत्रों ने जनमत को बनाने और राष्ट्रीयता की भावना लोगों में भरने का काम किया। इधर आप देख रहे हैं साहित्यकार लोग बहुत सारी रचनाएं लिख रहे थे, चाहे भारत भारती हो मैथिली शरण गुप्त की या जयशंकर प्रसाद के नाटक हों। सब जो है एक ऐतिहासिकता की भावना, एक गौरवान्वित और आदर्शोन्मुखी साहित्य की बात करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, सभी के अंदर एक राष्ट्रीय भावना उदय होने लगी, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रस्फुटन हुआ। छठी बात यह है, छठा कारण कि ऐतिहासिक शोध का प्रभाव। चूंकि सर विलियम जोन्स और मैक्स मूलर जैसे विदेशी विद्वानों ने क्या किया कि भारतीय प्राचीन भारत में शोध करने के फलस्वरूप भारत में समृद्ध परंपरा का बोध होने लगा, भारतीय चीज़ों की खोज होने लगी, राष्ट्रीयता की भावना और पनपने लगी। जिससे इसके अलावा जब पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता ये सब अपने यहाँ की हैं और इस तमाम प्रकार की चीज़ों का पता चला, तो लोगों को लगा कि भारत के जो प्राचीन राजा हैं या जो इतिहास ग्रंथ हैं उनमें जो हमारे राजा थे वो पावरफुल हुआ करते थे। तो लोगों के अंदर एक लगा कि भाई हम भी यहाँ से अंग्रेजों को भगा सकते हैं। इसके अलावा लॉर्ड लिटन जो था उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों ने एक और जो है ज्वाला भड़काई। लॉर्ड लिटन ने ऐसी नीतियाँ बनाई या अपनाने की बात कही जिससे भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास खूब तीव्र हो गया। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र जो छपते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड लिटन ने, और ऐसे में क्या हुआ कि लोगों को लगने लगा कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि ये हमसे छुपा रहे हैं, और तमाम प्रकार की नीति और बनाई थी इसने। इसके अलावा जो तत्कालीन कारण में था वो इल्बर्ट बिल विवाद था। अंग्रेजों ने भारतीयों को जातीयता का बरकत भावना अपनाया उनके प्रति, जिनसे पूर्वाग्रह के कारण से क्या हुआ, लॉर्ड रिपन ने 1883 में एक बिल विधान परिषद में पेश किया और कहा कि भारतीय न्यायालयों को वही अधिकार मिलेंगे जो यूरोपीय न्यायालयों को प्राप्त हैं या न्यायाधीशों को प्राप्त हैं। इस तरीके से कई सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये आंदोलन के उदय हुए। ये कई कारण थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति आयोग के गठन पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनुसूचित जनजाति क्या होती है, फटाफट से आप बताएंगे। अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं? इस पर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई विद्वानों के द्वारा, लेकिन जिन जातियों में आदिम लक्षणों के संकेत मिलते हैं उनकी विशिष्ट संस्कृति अपनी होती है, भौगोलिक उनका एकीकपन अपना होता है, अपने समुदाय के साथ वो स्वच्छंद संपर्क में संकोच और उनका पिछड़ापन जो है वो आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजातियों में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके एक सूची तैयार करवाता है, जिसे संसद में भेज दिया जाता है। संसद कानून बना करके उस सूची में शामिल जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में शामिल कर दे, अनुसूचित जनजाति में शामिल कर देती है। तो उत्तर पूर्व के राज्यों में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में जनजातियों की संख्या बहुत अधिक है। इन जातियों की स्थिति अन्य समुदायों से काफ़ी भिन्न है। इनकी समस्याओं की जानकारी करने तथा उन्हें दूर करने का प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को, और इसीलिए अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन तमाम सारा किया गया है। अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए शिक्षित वर्ग तथा अन्य समाज सेवी अपने समुदाय की स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी जातियों को जगाने का काम कर रहे हैं और उनको अपने अधिकार और शिक्षा के बारे में अवगत करवा रहे हैं। अनुसूचित जो मतलब कि जनजाति आयोग गठन किया गया, उसकी अगर बात किए तो 65वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 65 अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1990 में ये हुआ था, 65वां संविधान संशोधन 1990 में। उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इसके पहले इन जातियों के कल्याण के लिए एक अधिकारी हुआ करता था। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आवश्यकता के अनुसार आयोग में अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, और इस तरीके से अध्यक्ष और अन्य सदस्य मतलब इन्हीं जातियों से नियुक्त किए जाते हैं जो जिन जातियों के बारे में नियम बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जनजाति आयोग का गठन किया गया। अच्छा, जनजाति आयोग जो बना इसके कई कार्य थे। पहला काम तो ये था इसका कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनकी रक्षा की जाए, और यदि उन उपबंधों पर कोई क्षति होती है जो संविधान में करी गई है तो अपनी रिपोर्ट में आयोग स्पष्ट करता है कि उसकी सिफारिश राष्ट्रपति से की जाए। राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संसद में पटल पर रखता है, मतलब संसद के सामने रखता है और उस पर चर्चा होती है।
दूसरा काम ये होता है इस आयोग का कि संघ और राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आरोप मतलब कि आयोग से परामर्श करेगी। अगर राजनीति मतलब कि जनजातियों से रिलेटेड कोई भी बातें होंगी तो आयोग से पहले संपर्क करेगी। तीसरी बात, जनजातियों पर होने वाले अत्याचार की जांच पड़ताल आयोग करता है और इन जातियों पर हो रहे अत्याचारों की शिकायत जब आयोग को मिलती है या स्वयं आयोग संज्ञान लेकर के वहाँ पर जांच करता है और वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को तब सौंपता है कि वहाँ पर क्या समस्याएं हैं और किस तरीके के वहाँ पर माहौल है। चौथा कार्य ये करता है या उसकी मतलब कि कार्य ये है आयोग का कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों और सरकारी योजनाओं का आकलन जो करता है उसका मूल्यांकन करना हुआ वो यही आयोग करता है। इसके अलावा यदि किसी क्षेत्र में जनजातियों पर अत्याचार हो रहा है तो वहाँ के लोग इसकी सूचना यदि आयोग को दे सकते हैं तो आयोग तुरंत संज्ञान लेता है उसमें। तो कुल मिलाकर के ये सब कार्य जो है वो आयोग करता है और इस तरीके से ये जनजातियों के लिए ये आयोग के गठन किया गया, जनजाति आयोग, ठीक है, जो इस तरीके के तमाम प्रकार के कार्य करते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में 1857 का प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन असफल क्यों रहा, इसके बारे में बताएं। 1857 का क्रांतिकारी आंदोलन असफल कई कारणों से रहा। वैसे तो 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। वह कब भारत में इतनी तीव्र गति से फैला ये आंदोलन कि जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में एक प्रकार से कब हो गए किसी को पता भी नहीं चला। इस विद्रोह के असफल होने के कई कारण हैं बेसिकली। जैसे कि पहला कारण ये है कि जब पहले समय से पहले क्रांति हुई गई, कुछ सोचे कुछ हो रहे हो करे पहले कुछ होया और गा, तो समय से पूर्व क्रांति की शुरुआत हो गई। 31 मार्च 1857 को क्रांति प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन इससे पहले ही क्रांति हो जाती है। दूसरी बात, क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन नहीं थे और भारतीयों के पास नए हथियारों का जो है अभाव था, कमी थी। जब नए हथियार इनके पास नहीं थे, अंग्रेजों के पास नए नए हथियार थे, तो इसके कारण से हार गए। तीसरा कारण ये रहा, असफल इसलिए रहा क्योंकि अंग्रेजों के पास कुशल सेनापति थे, भारतीयों के पास सेनापति कुशल नहीं थे। चौथी बात, 1857 की क्रांति स्थानीय, सीमित और असंगठित हुआ करती थी। अधिकांश क्षेत्रों की सेनाएं अंग्रेजों की शक्ति बनी रही, मतलब कि कुछ क्षेत्रों में भारतीय लोग ही भारतीयों से लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कौन जीतेगा? और भारतीय लोगों से ही सारी कमियां भारतीयों की जो है उगलवा लेते थे ये लोग। इसके अलावा भारतीयों में एकता का अभाव था। पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों ने क्रांति के दमन के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। जब हमारे यहाँ के लोग ही अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग जैसे कि आप देखेंगे, अच्छा, अब अवध, रोहिलखंड और उत्तरी भारत के सामंतों ने क्रांति का समर्थन किया था केवल, जैसे बिहार के कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इसके अलावा कानपुर के तात्या टोपे, ऐसे कुछ लोगों ने, अवध के नवाब ने, इन लोगों ने क्या किया, दिल्ली के जो मतलब की थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उन सभी लोगों ने मदद किया, उन सभी लोगों ने सहायता करी क्रांति में। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अंग्रेजों की मदद कर रहे थे उस समय, तो इसलिए हार गए हम। इसके अलावा भारतीय क्रांतिकारियों के पास कोई नौसैनिक शक्ति नहीं थी और इसके कारण से अंग्रेजों की सैनिक शक्ति को रोक नहीं पाए। इसके अलावा अंग्रेजों के पास अच्छी संचार व्यवस्था थी, वो लोग जो है तुरंत बातचीत कर लेते थे, कम्युनिकेशन कर लेते थे, और भारत में ऐसे कुछ नहीं था। इसके अलावा भारतीय क्रांतिकारियों के पास एक निश्चित उद्देश्य नहीं था कोई कि किस लिए हम लड़ रहे हैं, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। जब अंग्रेजों ने भारतीय शासक बहादुर शाह को बंदी बना लिया तो क्रांतिकारियों का लक्ष्य समाप्त हो गया। अंग्रेज, जब ये बहादुर शाह जफर जो थे, चूंकि यही नेता थे और चूंकि उस समय मुगल शासक हुआ करते थे ये, ठीक है। इसके अलावा गरीब और छोटी जाति के लोगों ने क्रांति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, चूंकि उनको खाने की पड़ी होती है, चूंकि उनके पास रहने और खाने के लिए वस्त्र नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, तो युद्ध कैसे करते बेचारे वो, तो उन लोगों ने भाग ही नहीं लिया उसमें कोई। तो इस कारण से क्या हुआ कि संपूर्ण भारतीयत्व या भारतीय लोगों ने भाग नहीं लिया था इस क्रांति में, ये कारण रहा इसका। इसके अलावा सफल क्रांति के लिए एक नेतृत्वकर्ता का होना बहुत जरूरी है, और क्रांति के सफल नेतृत्व का अभाव, मतलब सफल नेतृत्व का अभाव इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी कि किसी के अंडर में सारी चीजें हो रही। नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ये सब अपने अपने ढंग से संघर्ष कर रहे थे, अपने अपने एरिया में लड़ रहे थे, लेकिन एक केंद्रीय सत्ता के रूप में कोई नहीं लड़ रहा था। इन सभी को अपने अंडर में लेकर के और बताता कि कैसे कैसे क्या करना है। तो इस तरीके से भारतीय आंदोलन जो था ये 1857 का, ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। चौथा प्रश्न देखो,
न्यायिक पुनराविलोकन क्या है, व्याख्या करें। घबराओ ना, न्यायिक पुनराविलोकन का नाम सुन के। न्यायिक माने होता है कानूनी रूप से, पुनराविलोकन माने होता है कि दोबारा से विचार करो। तो अगर न्याय कोनो होइगा या कोनो नियम कायदा बनेगा संसद के द्वारा, तो वह का चेक करे जो करा जाता है वह न्यायिक पुनराविलोकन होता है। कोनो अगर केस पे कोनो सुनवाई हो गई और कोनो छोट कोर्ट जो है वो पे आदेश दे दी, तो वह आदेश का आप दूसरे न्यायालय में पेश कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि भाई देखो ये छोट न्यायालय वाले इसमें यही मुद्दा पे विचार दी नहीं, यही में रिजल्ट दी नहीं, तो कहीं सही है। तो बड़े न्यायालय में जाएगा तो वहीं हुआ चेक करी है बड़े साहब, उसके बाद में फिर यह न्यायिक पुनराविलोकन हुए। तो वह शक्ति जिसके द्वारा न्यायालय व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच करते हैं, और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध होते हैं तो असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो न्यायिक पुनराविलोकन सीधा सीधा जब संसद कोई कानून बनाती है, तो वो कानून अगर कोई कानून में गड़बड़ी है या संसद मतलब कि संविधान के खिलाफ कोई कानून है, तो उसको तुरंत दोबारा से उसको बदलने के लिए भेज देता है न्यायपालिका। कार्बिन कहते हैं कि न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ न्यायालय की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय होने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त होते हैं, जिन्हें वे अवैध या व्यर्थ समझें। चीफ जस्टिस मार्शल ने बमबारी मतलब कि मारमारी बनाम मेडिसिन नामक विवाद में इस प्रकार कहा कि न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत विधायी कानूनों के द्वारा कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय कार्यों का एक निरीक्षण होता है, एक जांच होता है, एक पड़ताल होता है, जिसके द्वारा वह निर्णय करती है कि क्या वे एक लिखित संविधान के द्वारा निषिद्ध किए गए हैं अथवा उन अपनी शक्तियों से बढ़ करके कार्य किया गया है या अपनी शक्तियों में रह करके काम किया गया है। इस चीज की जांच करना काम होता है न्यायिक पुनराविलोकन। यद्यपि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार का स्पष्ट वर्णन नहीं होता है, तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का अपने अपने समय पर मतलब इसका जो है प्रभाव देखा गया है कि इस जो है शक्ति का प्रयोग किया है, और कार्यपालिका तथा संसद के उन कार्यों को असंवैधानिक घोषित भी किया है न्यायपालिका ने, जो संविधान के उपबंधों के अनुकूल नहीं थे। जैसे कि पहला उदाहरण इसका ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य नामक जब विवाद हुआ था, तो उस विवाद में निवारक निरोध अधिनियम के 15वें खंड को संशोधन के प्रतिकूल ठहराया था कि इसमें संशोधन करना चाहिए। दूसरा हस्तक्षेप ये किया, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के कुछ अंश को उच्चतम न्यायालय ने संविधान के प्रतिकूल बताया और उसमें संशोधन करने की बात कही। तो न्यायिक पुनराविलोकन के कारण ये हो। तीसरी बात, बैंक के राष्ट्रीयकरण अध्यादेश को भी उच्चतम न्यायालय ने दुर्भावनापूर्ण बता करके अपीलकर्ता को अधिक अनुदान दिलवाया। इसके अलावा राजाओं के जो प्री बीपर्स तथा जो विशेषाधिकार थे, उन विशेषाधिकारों की राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा समाप्ति को भी उच्चतम न्यायालय ने अवैध ठहराया। इसके अलावा गोलकनाथ के विवाद में भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत अधिकारों को अक्षुण्ण घोषित किया। इस तरीके से कई विवाद हुए जिसमें जो कानून बनाए गए संसद के द्वारा उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया न्यायालय ने और उसको बदलने के लिए कहा। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून के पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान करते हैं। पुनरावलोकन मतलब दोबारा से उसको चेक करना, देखना। ठीक है, इस प्रकार यदि संघीय और राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान के खिलाफ काम करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बनाते हैं, तब संघीय या राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित जो कानून होंगे, वो जो विधि होगी, वो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैधानिक घोषित कर देगा और उसको निरस्त कर देगा। 42वें संविधान संशोधन के आधार पर यह शक्ति सीमित कर दी गई और अब क्या किया गया कि 73वें संविधान संशोधन 1977 ईस्वी के द्वारा पूर्ववत शक्ति प्राप्त हो गई। मतलब 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, चूंकि उस समय इंदिरा गांधी थी 1976 में, तो उन्होंने कम मतलब कि ये शक्तियां खत्म कर दी थी, लेकिन फिर भी फिर से इस शक्ति को बढ़ा दिया गया 73वें संविधान संशोधन में 1977 में, 1 साल बाद। क्लियर, कि दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो गलतियां होती है उस गलती को सुधारता संसद और दोबारा से उस कानून को पारित करवाता है। क्लियर, आगे देखिएगा। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर प्रकाश डालिए। केंद्र राज्य संबंध पर यानी कि जो जैसे केंद्र और राज्य के जो शक्तियां हैं या संबंध है, उनमें जो सरकारिया रिपोर्ट है उसने क्या बताया। तो केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की बात की जाए तो 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक आयोग का गठन किया गया था।
आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 को सौंपी थी। ठीक है, कितने साल बाद में? लगभग 4 साल के बाद में 24 मार्च 1983 को जो है एक जो है मतलब कि न्यायालय के अध्यक्ष थे, मतलब कि न्यायमूर्ति रंजीत सिंह थे, रंजीत सिंह सरकारिया, वो अध्यक्षता थे और 3 सदस्य थे उनका आयोग में। और तो इस तरीके से गठन किया गया था। तो 1987 में उसने रिपोर्ट सौंपा केंद्र सरकार को कि केंद्र और राज्य के संबंध में क्या संबंध होने चाहिए, कैसे संबंध केंद्र और राज्य के बीच में होने चाहिए। सरकारी आयोग बताता है। सरकारी आयोग इसीलिए इसका नाम पड़ा चूंकि इसके अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया थे। 3 लोग थे कुल मिलाकर के। ठीक है, तो सरकारी आयोग ने कहा कि संविधान में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संविधान का पालन समुचित ढंग से किया जाए। ठीक है, तो आयोग ने मुख्य रूप से 274 सुझाव दिए थे जो कि अलग अलग तरीके से हैं। अब 274 सुझाव तो आपको लिखना नहीं है, न बता पाना है, तो कुछ सुझाव मैं आपको बता दूं। जैसे कि पहली जो सुझाव दिया था, राष्ट्रपति मतलब शक्तिशाली केंद्र आवश्यक है। उन्होंने कहा था केंद्र सरकार शक्तिशाली हो, ऐसा करना चाहिए। सरकारी आयोग ने कहा कि केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात, राज्यपाल के संबंध में कई सुझाव दिया। कहा गया सरकारी आयोग के द्वारा कि आयोग ने कहा कि केंद्र राज्य के बीच विवाद के कारण से राज्यपाल रहे हैं। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों में हस्तक्षेप करती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना जरूरी है। राज्यपाल उसे बनाया जाए जो सक्रिय राजनीति में ना हो। केंद्र में सत्ताधारी दल के व्यक्ति को दूसरे दलों के शासित राज्य में राज्यपाल ना बनाया जाए। ठीक है, ताकि क्या हो कि भाई विवाद ना हो कोई। अवकाश के बाद में राज्यपाल ना बनाया जाए, छुट्टी के बाद में। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श भी लेनी चाहिए। राज्यपाल के द्वारा त्यागपत्र देने पर त्यागपत्र देने के कारणों की चर्चा लोकसभा में होनी चाहिए। इसके अलावा समय से पहले राज्यपाल को यदि पद से हटाया जाए तो उसे उसका कारण भी बताया जाए कि आपको आपके पद से क्यों हटाया जा रहा है। ये सरकारी रिपोर्ट में राज्यपाल के संबंध में चीजें बताई गई। तभी केंद्र राज्य संबंध मधुर रहेगा जब राज्यपाल सही तरीके से काम करेगा। क्योंकि राज्यपाल कभी कभी क्या करता है, मुख्यमंत्री की शक्तियों का भी अतिक्रमण कर देता है। अपनी शक्तियों का अतिक्रमण तो करता है, अपनी शक्तियों को अतिक्रमण करके राज्यपाल की शक्तियों मतलब कि राष्ट्रपति मतलब मुख्यमंत्री की शक्तियों में भी हस्तक्षेप कर देता है विपक्षी टीम के। तो वो दिक्कत होती है, इसीलिए सरकारी आयोग ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात, राज्यपाल के कार्यों को लेकर के सरकारी आयोग में बताया गया कि जो है उसमें कई सारे कार्य कि राष्ट्रपति यदि किसी आरक्षित विधेयक पर असहमति देता है तो विधानसभा को इसे अवगत करवाया जाए। कई प्रकार की चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा चौथी बात, आपातकाल को लेकर के उपबंध किए गए। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए। जब कोई विकल्प ना बचे तो 356 का प्रयोग करे राष्ट्रपति आपातकाल सब उपबंध में। बाकी सारे प्रयोग पहले किए जाने चाहिए। उस राज्य में विधानसभा को तत्काल भंग नहीं किया जाना चाहिए, उसको कुछ सोच विचार या विचार विमर्श का समय देना चाहिए कि मन में आया किसी राज्य की राज्य मतलब कि विधानसभा को भंग कर दिया, विधानमंडल को भंग कर दिया। पांचवी बात, अंतरराज्य परिषद की बात करी सरकारी आयोग ने। अनुच्छेद 363 के अनुसार एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। सरकारी आयोग कहता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो। तो इस तरीके से अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होना चाहिए। सरकारी आयोग आगे कहता है कि योजना आयोग के बारे में कि योजना आयोग जो है इसे विशेषज्ञों की समिति बनाई जाए और उसे अधिक अधिकार दिए जाए योजना आयोग को, ताकि काम अच्छे तरीके से हो पाए। इसके अलावा आर्थिक साधनों का वितरण जो है केंद्र सहयोगों मतलब केंद्र राज्यों का सहयोग करे और दोनों में धन के वितरण के लिए एक आयोग बनाया जाए ताकि दोनों में धन का वितरण बता दे कि आप कहाँ से टैक्स लेंगे, आप कहाँ से लेंगे। इसके अलावा राज्यों में सेना भेजना, किसी के राज्य के परामर्श से ही आप वहाँ सेना भेज सकते हैं या भेजी जानी चाहिए। तो इस तरीके से सरकारी आयोग ने कहा कि किसी राज्यों में अपने मन से सेना नहीं भेजी जानी चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना जरूरी है। सरकारी आयोग के अधिकांश सुझावों को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और कुछ सुझावों को स्वीकार नहीं भी किया गया। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के सरकारी आयोग की रिपोर्ट में सारी बातें कही गई जो मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत बताएं। भारतीय संविधान की अगर बात की तो विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें शामिल करी गई हैं। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीजें भारतीय संविधान में हूबहू ले ली गई हैं, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने ही बनाया था भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के शासन से बहुत सारी चीजें भारत में वैसे शामिल कर ली गई, या तो उसमें जो कमियां रही उस कमियों को खत्म करके उसको शामिल कर लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति,
संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया तथा उनके सदस्यों के विशेषाधिकार और उनकी उन्मुक्तियां, उनका पद उनसे उनके पद से उनको कैसे हटाया जाएगा, ठीक है, विधानमंडल के और संसद के उन लोगों की व्यवस्था यानी कि महाभियोग वगैरह की प्रक्रिया वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। दूसरी बात, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो ये पूर्ण रूप से ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर संसद के कोई सांसद अगर कोई गलत काम करते हैं या अपने शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर उनको उनके पद से हटाना हुआ तो उसकी व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से 1900 से संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान लागू हुआ था 1789 में लागू हुआ था, वहाँ से संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत जो मैंने आपको बताया था ये भी अमेरिका के से ही लिया गया है। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तीसरी बात, फ्रांस के संविधान की अगर बात करें तो फ्रांस का जो चौथा गणतंत्र है 1946 में जो लागू हुआ, वहाँ से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रिपब्लिक जो शब्द है उसको लिया गया। रिपब्लिक जो स्टेट की बात है वो रिपब्लिक शासन व्यवस्था ली गई है फ्रांस के संविधान से। बात की जाए कनाडा के संविधान से तो कनाडा का संविधान 1946 में लागू हुआ, वहाँ से संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियाँ हैं उसका विभाजन लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड का संविधान 1937 में लागू हुआ था, इसके संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी के संविधान से 1933 में जर्मनी का संविधान लागू हुआ। आपातकालीन उपबंध जो लिए गए, राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ 352, 356, 360 ये जो शक्तियाँ हैं ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं, आपातकालीन उपबंध। इसके अलावा सोवियत संघ यानी रूस से, चूंकि उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ हुआ करता था, 15 राज्यों का संगठन था यूएसएसआर, तो 1936 में उसका संविधान लागू हुआ था, तो वहाँ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया था। इसके अलावा अगला जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो पूर्व की गोरी सरकार थी वहाँ से, उस संविधान से संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में जो बात बताई गई भारतीय संविधान में, उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आपको ना पता हो तो जापान के संविधान से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं। अनुच्छेद 21 की जो शब्दावली है वो जापान के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण करी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। और बाकी सारी चीज़ें जो भारतीय संविधान में है 1935 के भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें ली गई, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण की जो सूचियाँ हैं, संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, वो सब ली गई हैं। समवर्ती सूची की बात ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी ली गई है, ठीक है। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा। 7वां प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। स्वदेशी आंदोलन का महत्व क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्वदेशी आंदोलन की अगर बात की, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। स्वदेशी आंदोलन का महत्व इसका किस लिए है? स्वदेशी आंदोलन का महत्व क्यों है, फटाफट से आप बताएंगे। स्वदेशी आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये आंदोलन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, चूँकि जनमानस पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जनता ने स्वदेशी की भावना का संचार किया। अंग्रेजों के द्वारा जो माल या अंग्रेजी कंपनियां जो माल बनाती थीं उसका बहिष्कार हुआ। अपने यहाँ के चीज़ों का लोग फॉलो करने लगे, खादी भंडार खुलने लगे, महात्मा गांधी चरखा उठा लिए। तो ऐसे में क्या हुआ, जनता अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध इसमें खड़ी हुई। स्वदेशी आंदोलन जो है एकदम से आगे बढ़ा। पहली बात तो ये कि इसका महत्व है कि जनता में नवीन चेतना का संचार हुआ इस आंदोलन से। दूसरी बात, स्वदेशी उद्योगों का विकास हुआ। और इसके अलावा आप देखिएगा, तीसरी बात, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ, स्थापना हुई इसकी। क्योंकि आप देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अनेक धनवान व्यक्तियों ने सहायता देकर के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करी और कहा कि अब भारत के बच्चे भारतीय विद्यालय में पढ़ेंगे। विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, वहाँ से लोग नाम कटा करके आने लगे, नौकरियों से लोग इस्तीफा देने लगे, कई प्रकार की चीज़ें होने लगी, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिलती है स्वदेशी आंदोलन से, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। अब तक कांग्रेस नरमपंथी विचारधारा के आधार पर चलती थी और इस आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन को गति नहीं मिल पा रही थी, मतलब किससे? नरमपंथी विचारधारा से। इस आंदोलन ने उग्र राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। जनमानस में अंग्रेजों का जो भय व्याप्त था, बहुत बड़ी मात्रा में उस भय में कमी आई। आम जनता अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। क्रांतिकारियों को इससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। वास्तव में देखा जाए तो इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करी, नींव तैयार करी स्वदेशी आंदोलन ने। स्वदेशी आंदोलन ये था अपने देश के सामानों का
जो है उसको अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जनता में नवीन जो है संचार हुआ, नवीन चेतना का संचार हुआ, लोग नई नई चीज़ों के बारे में जानने लगे। तो इस तरीके से ये कई महत्व इसका हुआ स्वदेशी आंदोलन का। 8वां प्रश्न आप देखेंगे, संघीय मंत्रिपरिषद की रचना और मतलब अधिकारों का वर्णन कीजिए। बताएं, संघीय मंत्रिपरिषद की रचना और अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति के कार्यों की सहायता से परामर्श, मतलब राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और राष्ट्रपति को परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि राष्ट्रपति के परामर्श के लिए बनाया जाता है। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाना है। ये राष्ट्रपति पूछता है किससे, प्रधानमंत्री से। और इसे नाम मात्र का ही होता है कि भाई राष्ट्रपति का एक औपचारिकता होती है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बाकी प्रधानमंत्री तो भाई जो लोकसभा के जो सांसद होते हैं वही प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, ठीक है, वही वोट देते हैं। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में कई बातें कही गई हैं, जैसे कि पहली बात, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, पहली बात। दूसरी बात, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो लोग अपने पद पर बने रहेंगे, प्रधान मतलब कि मंत्री के पद पर। लेकिन राष्ट्रपति जो होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर उनको उनके पद से हटा भी सकता है। तीसरी बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सांसद ही जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। चौथी बात, प्रत्येक मंत्री को अपना पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के समकक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। इसके अलावा यदि कोई मंत्री पद धारण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर संसद सदस्य होना आवश्यक होता है उसको। इसके अलावा सभी मंत्रियों को वेतन, भत्ते तथा अन्य वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जिसे सांसद विधि के द्वारा निर्धारित, मतलब कि संसद जो है कानून के द्वारा निर्धारित करेगी, वो सब मिलेगी मंत्रियों को। तो इस तरीके से ये मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ बातें अनुच्छेद 75 में बताई गई हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद के कार्य की अगर बात करें, इसके कार्य की बात करें तो ये सब अधिकार कार्य यही सब है। देखिए, अधिकार कार्य की अगर बात करें तो कार्यपालिका की शक्तियां इसको प्राप्त है मंत्रिपरिषद को। देश की नीतियों को बनाना हुआ, विदेशी नीति पर नियंत्रण करना हुआ, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना हुआ, तो ये सब काम कार्यपालिका शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद के हाथों में ही होती हैं। दूसरी बात ये कि विधायी शक्तियां, व्यवहार में विधि निर्माण की संपूर्ण शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद उसी दल का होता है जिसमें निम्न सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, यानी कि लोकसभा में जिसको ज़्यादा बहुमत होता है, जिसके ज़्यादा सांसद होते हैं, वही लोग मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, तो वही लोग कानून भी बनाते हैं। विधायी शक्तियाँ उन्हीं के पास होती हैं। तीसरी बात, वित्तीय शक्तियाँ भी इन्हीं के पास होती है। बजट वगैरह जो होता है मंत्रिमंडल की नीति पर वित्त मंत्री तैयार करता है, वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। देश की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का ही होता है, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख संभावित आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक और अन्य शक्तियां भी मंत्रिपरिषद के हाथों में ही निहित होती हैं। तो कई मामलों में जैसे कि सभी न्यायिक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। न्याय के सभी, मतलब कि न्याय के द्वारा सभी न्यायालयों में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान माना गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता की वास्तविक नियुक्ति मंत्रिपरिषद ही करती है वास्तविक तौर पर, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है प्रधानमंत्री, उसी की सलाह पर होती है सारी चीजें, जिसमें प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए नामों की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद एक वो नाम सुझाव देती है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, पूरा ब्यौरा जो होता है ये मंत्रिपरिषद के लोग ही तय करते हैं। मंत्रिपरिषद में बैठक होती है, किसको कौन सा मतलब कि न्यायाधीश बनाना है, उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, महाधिवक्ता कौन बनेगा, ये सब राष्ट्रपति तो नियुक्ति करता है। आपको लगता है कि राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, लेकिन राष्ट्रपति को एक चिट्ठा मिल जाता है पहले से लिख करके कि भाई ये लो, इसी को बोलना है आपको, तो राष्ट्रपति वो बोलता है, ठीक है। तो ये चलता है अंदर, समझ रहे हैं ना। तो मंत्रिपरिषद के ये कार्य होते हैं, क्लियर। आगे देखिएगा, तो इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। अब देखिए यहाँ से आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल 2 प्रश्न करने हैं। खंड 7 से 450 या 500 शब्दों में इस उत्तर को लिखना होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपकी सीरीज में उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति का कार्य क्या है और उसका एक प्रकार से शक्तियाँ कौन कौन सी भारतीय राष्ट्रपति की, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है किसी भी देश का, और वैसे भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा।
जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, ये प्रश्न पूछा गया तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। भारत में संविधान का रक्षक है ये, संघात्मक व्यवस्था के रक्षक है, मौलिक अधिकारों का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। कई प्रकार के मामलों में ये चीज़ें निपटाता है, ओके। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में, राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में, प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में, ये सब आप थोड़ा सा जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं उसको आप पढ़ डालिएगा। राष्ट्रपति के को लेकर के एक चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, तो वो प्रश्न हो सकता है चुनाव से भी आ जाए, लेकिन आप पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रपति जो है उसका क्या कार्य होता है और उसकी पास क्या शक्तियाँ होती हैं, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, चले। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण बताइए। तो शुरुआत में ही मैंने भारतीय संविधान के लक्षण आपको बता दिए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उस बात को, उस प्रश्न को भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी जो कारक है उनकी विवेचना कर लीजिएगा। तो ये 4 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय है, हम इसको बताएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में कई कारण हैं, जैसे आप सभी को मैंने बताया था, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है बहुत सारा। शुरुआत में मैंने जो बताया आपको तमाम प्रकार की लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रिया और नीतियाँ बनाई गई, तत्कालिक कारण रहा, इल्बर्ट बिल विवाद वगैरह हो गया, आधुनिक प्रेस का विकास हो गया, इतिहास का शोध का प्रभाव, आधुनिक शिक्षा, पश्चिमी जगत की विचारधारा का प्रभाव पड़ा, ठीक है, संचार साधनों का विकास हुआ, तमाम प्रकार की पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, इससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान के लक्षण तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के लक्षण तो मैंने आपको बताया, लिखित संविधान है और इसमें मौलिक अधिकार की बात करी गई, नीति निर्देशक तत्वों की बात करी गई भारतीय संविधान में। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के लक्षण इसके हैं, जैसे लिखित, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, निर्मित संविधान है। इसके अलावा यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की बात भी भारतीय संविधान में करी जाती है, क्लियर। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं इसमें करी जाती हैं, तो ये सब अब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है, क्लियर। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में जो आप जानते हैं कि उसकी कार्य शक्तियाँ क्या, तो राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्ति, जैसे कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति है और इसके अलावा विधायी शक्तियाँ बहुत सारी उसके पास हैं। इसके अलावा वित्तीय शक्ति है, न्यायिक और क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की एक शक्ति है कि भाई अगर कोई राष्ट्रपति जो है, अगर कोई व्यक्ति को चाहता है कि फांसी हो गई किसी व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति उसकी क्षमादान कर सकता है। इसके अलावा तमाम प्रकार की और शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास, ठीक है। वित्तीय आपातकाल की शक्तियाँ उसके पास अनुच्छेद 360 में प्राप्त हैं उसको, ठीक है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा 352 अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण और ये सब आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आती है, तो भारत या उसके किसी भूभाग के लिए आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सब राष्ट्रपति का एक प्रकार से की शक्तियाँ हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की व्यवस्था 352 में। 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर आपातकालीन की व्यवस्था करता है 356 में, ठीक है। यानी राष्ट्रपति शासन की बात होती 356। और 360 में अगर राष्ट्र मतलब वित्तीय आपातकाल की बात होती है, अगर कभी अभी तक तो लगा नहीं वित्तीय आपातकाल कि भाई पैसा कम हो जाए तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो ये सब शक्तियाँ किसके पास हैं? ये सब शक्तियाँ इसी के पास है, राष्ट्रपति के पास ही होती हैं, इन्हीं के पास होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के लक्षण और बहुत सारे हैं, तो ये सब आपको मैंने बता दिया, तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा बहुत सारी बातें। मिलिएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मिलने के लिए, मतलब कि जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अपने भारत की मैं एक बार लक्षण और आपको बता दूं बहुत तीव्र गति से, देखें भारतीय संविधान के लक्षण की अगर बात की तो पहला लक्षण है लोक प्रभुता पर आधारित संविधान है ये, ठीक है। चूंकि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सब बातें बताएगी भारत की प्रस्तावना में, जनता यहाँ पर सर्वप्रमुख है, पहली बात। दूसरी बात, लिखित और सर्वव्यापक संविधान है, 395 धाराएं हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 धाराएं हैं और यहाँ कितनी धाराएं हैं, यानी कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है, जिसमें भी 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका संविधान में।
तीसरा लक्षण ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। इसके अलावा समाजवादी राज्य है, चौथी बात। पांचवी बात, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। छठी बात, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है भारत। इसके अलावा एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है ये। संसदात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों की बात करी गई है। नीति निर्देशक तत्वों की बात करी गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। सांप्रदायिक प्रतिनिधि की समाप्ति है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों मतलब पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की व्यवस्था करी गई भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 330, 332 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है। एकल नागरिकता की बात कही गई है, मतलब कि आप केवल भारत के नागरिक हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे, नागरिक नहीं हैं आप। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल एकल नागरिकता है। सामाजिक समानता की स्थापना करी गई है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 सब में, ठीक है। सामाजिक समानता की बात है। 18 मतलब कि मतलब आपातकालीन उपबंध किए गए हैं, ठीक है। 352, 356, 360 राष्ट्रपति पे। इसके अलावा कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है भारतीय संविधान। एक राष्ट्र भाषा की व्यवस्था करता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना हुआ। विश्व शांति का समर्थन करता है भारतीय संविधान। तो सब भारतीय संविधान के बहुत सारे लक्षण हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब प्रश्न मैंने आपको बता दिया। निश्चित तौर पर यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।